आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज का अपना काम। और मेरे दोस्तों, हमने ऑलरेडी इसके 4 सेशंस कर लिए हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग से जो बातचीत की थी उसमें हमने बहुत सारे 5 जो एलिमेंट्स थे उसके बारे में सारा डिस्कशन कर दिया। यानी जो मेन एलिमेंट्स है जर्नल एंट्रीज में, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स, उनके अलग अलग क्वेश्चंस हमने कर लिए, सारा का सारा सिस्टम हमने सीख लिया। और अब जो बारी आ गई है वो आ गई है मेरे दोस्तों परचेजेस की। तो ये आज जो हम काम करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए जरा जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इन सब चीजों को शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए कि जब भी गुड्स की बात आती है, गुड्स क्या होती है? गुड्स होती हैं आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। यानी बिजनेस जिन आइटम्स में डील करता है, माय डियर फ्रेंड्स, ये वही चीजें हैं। और बिजनेस जिन आइटम्स में यहां पर डील करेगा उसी को परचेज करेगा, यानी उसी की सेल करेगा। तो भैया परचेज और सेल्स भी इन्हीं की होगी, राइट। और अगर वो सामान खराब निकला तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, तो परचेज रिटर्न भी नहीं की होगी। और अगर हमने माल बेचा, सामान बेचा और वो खराब निकला है, तो हमारे कस्टमर्स वो सामान हमें वापस कर देंगे। यानी परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न गुड्स की जब भी होगी तो गुड्स का अकाउंट यूज नहीं होना। आपको ये 4 अकाउंट्स यूज करने हैं, जिनके नाम है परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। यानी जो भी जर्नल एंट्रीज अब आप करने वाले हैं वो परचेज और परचेज रिटर्न से जुड़ी होंगी, सेल्स या सेल्स रिटर्न से जुड़ी हुई होंगी। और अब अगर मैंने परचेज किया सामान, तो माय डियर फ्रेंड्स, परचेज तो मेरा खर्चा है ही। ये तो पक्की बात है कि मेरा परचेज, जो भी मैं सामान करूंगा, मेरा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस बढ़ने पर मेरे दोस्तों डेबिट होता है। एक्सपेंस मेरा खर्चा, खर्चा बढ़ने पर डेबिट हो रहा है। लेकिन क्या मैंने इन चीजों के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, पैसा दे दिया या नहीं दिया? दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैंने उसके लिए कैश पे कर दिया तो पेमेंट चली गई और मेरा कैश नाम का एसेट रिड्यूस हो गया। मेरा कैश नाम का एसेट जो है वो रिड्यूस हो गया। और कैश जब भी रिड्यूस होता है, एसेट जब भी रिड्यूस होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब कैश की जगह ऐसा भी हो सकता था कि मैंने वो पेमेंट किसके थ्रू कर दी? चेक के थ्रू कर दी। तो उस केस में मेरा बैंक वाला अमाउंट रिड्यूस होगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? और अगर मान लीजिए पेमेंट मैंने नहीं की है, पेमेंट करनी बाकी है, तो ऐसे समय में मेरी जेब से क्या कोई कैश गया? माय डियर फ्रेंड्स, ना जेब से कैश गया, ना बैंक से पैसा गया। ऐसी स्थिति में मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है इस कारण से, तो जिन लोगों को मुझे पैसा देना है, माय डियर फ्रेंड्स, वो मेरे क्रेडिटर हो जाते हैं। यानी क्रेडिटर्स यहां से इंक्रीज हो गए। तो 2 चीजें हमारे सामने यहां पर नजर आ गई कि परचेज मेरा खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट होगा, यानी परचेज तो हमेशा और हमेशा डेबिट ही होगी, राइट। लेकिन सवाल यह है कि उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कोई भी ट्रांजैक्शन आप कीजिए, कोई भी इवेंट अगर होता है, ट्रांजैक्शन होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स उसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक है एस्पेक्ट नंबर 1 जो कि डेबिट का होगा, दूसरा एस्पेक्ट हमेशा क्रेडिट का होगा। तो डेबिट की कहानी हमने यहाँ से सीख ली, और अब क्रेडिट की बात करेंगे। तो क्रेडिट में या तो पैसा दे दिया या फिर पैसा देना बाकी है। दे दिया तो एसेट रिड्यूस हो गया, और देना बाकी है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। अब लायबिलिटी जिन लोगों की तरफ बढ़ी, माय डियर फ्रेंड्स, वो मेरे क्रेडिटर कहलाते हैं। मैं उनके लिए क्रेडिटर का अकाउंट खोलूंगा। ये तब खोला जाएगा अकाउंट जब उस क्रेडिटर का नाम मुझे मालूम नहीं है। तो भैया मैं उसकी कैटेगरी लिख दूंगा। तो या तो इस क्रेडिटर का मुझे नाम मालूम है, अगर नाम मालूम है तो नाम लिख दूंगा, और अगर नाम मालूम नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स मैं ऐसी स्थिति में उसकी कैटेगरी लिख दूंगा।
इज दैट वेरी क्लियर? तो चलिए अब जरा जल्दी जल्दी इसका आंसर किया जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश परचेज की। अब गुड्स जब भी परचेज होगी भैया, सीधी सीधी बात है, खर्चा है। परचेज अकाउंट मेरा खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट ही होता है। लेकिन क्या मेरे पास से कोई एसेट गया? क्वेश्चन में लिखा है यस, कैश हमारे हाथ से चला गया, यानी कैश नाम का एसेट रिड्यूस हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, गुड्स परचेज फॉर कैश, 5,000 रुपए की ये चीज थी। एक तरफ ये खर्चा हुआ, दूसरी तरफ हमारा कैश रिड्यूस हो गया। सो कैश परचेजेस लिखा हो तब भी सेम बात है, यानी इन दोनों में ही, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 है चाहे क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दोनों में ही एंट्री तो सेम है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो माय डियर फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री ही होनी चाहिए। आइए अब अगले पॉइंट की बात कर लेता हूं, और यहां पर लिखा है परचेज्ड गुड्स एंड पेड बाय चेक। 8,000 की पेमेंट यहां से हमने कर दी, और पेमेंट इस बार हुई चेक से। तो माय डियर फ्रेंड्स, पेमेंट आप जैसे मर्जी करें, पैसा तो आपकी जेब से चला गया या नहीं चला गया? चेक से गया। कैश नहीं गया तो चेक से गया, मगर किसी भी हाल में खर्चा तो है। परचेज अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, और क्योंकि पैसा इस बार गया बैंक से, दैट इज वाई चेक की पेमेंट तो बैंक से ही क्लियर हो गई। बैंक के नाम का एसेट हमारा यहां पर रिड्यूस हो जाएगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? अच्छा, अब आगे जो लिखा है वो लिखा है जी, गुड्स बॉट फ्रॉम रोनी फॉर कैश, यानी हमने ये रोनी से कैश पर सामान खरीदा। अब भैया अगर कैश दे ही दिया तो क्या रोनी का नाम लिखने की कोई ज़रूरत है? द आंसर इज नो, मुझे नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मैंने गुड्स खरीद कर उसका कैश दे दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब एंट्री नंबर 4 की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर परचेज तो भैया डेबिट होनी ही होनी है। लेकिन लिखा क्या था? रोनी से खरीदी और कैश देकर खरीदी, तो भैया कैश तो चला गया, इसीलिए कैश नाम का एसेट मेरा रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। आइए जरा अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमने ये 4 जर्नल एंट्रीज मेरे दोस्तों यहाँ पर कर ली हैं कंप्लीट। सो 4 एंट्रीज का काम यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूँ अगले पार्ट पर। लिखा है क्रेडिट परचेजेस, साफ लिखा है कि उधार पर खरीदा, या लिखा है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों का सेम ही मतलब है, इन दोनों का सेम मतलब है। यानी अगर लिखा है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट या क्रेडिट परचेजेस, बात तो भैया सेम ही है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट होना ही होना है। यहां पर मैंने परचेज को डेबिट कर दिया, तो ये लीजिए परचेज अकाउंट कर दिया मैंने यहां पर डेबिट। और क्या उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसको मैंने सामान उधार पर बेचा? नो, इट इज नॉट रिटन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्रेडिटर्स लिख दिया जाएगा, और परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिटर्स का अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। ये थी एंट्री नंबर 5, क्रेडिट परचेजेस 1,000 का अमाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, सेम बात हो गई, क्रेडिट परचेज या गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, दोनों केसेस में जिस व्यक्ति से हमने उधार लिया उसका नाम नहीं लिखा, और अगर नाम नहीं लिखा इसका मतलब ये हुआ कि पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, तो मैंने क्रेडिटर लिख दिया। क्रेडिटर इसीलिए लिखा क्योंकि मेरे पास मेरे उस क्रेडिटर का नाम यहां पर मौजूद नहीं था। अगर वो नाम मेरे पास नहीं लिखा तो मैं ये कैटेगरी लिख दूंगा, और क्रेडिटर्स क्या है? ये उसकी कैटेगरी है। मेरी लायबिलिटी उस क्रेडिटर की तरफ बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन। और परचेज तो मेरा खर्चा है ही, एक्सपेंस बढ़ने पर हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए हमने उसे यहां पर डेबिट कर दिया। तो चाहे एंट्री नंबर 5 हो या 6 हो, दोनों केसेस में ये क्लैरिटी जरूर हो गई कि ये हमारी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट है, 1,000 10,000 2 के अमाउंट है, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 7,
पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि गुड्स परचेज की गई, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, उधार भी लिखा है और रवि भी लिखा है। अब बताइए क्या हमारे पास हमारे क्रेडिटर का नाम लिखा है इस बार? माय डियर फ्रेंड्स लिखा है। पॉइंट नंबर 5 में 6 में नहीं दिया गया था ये नाम, लेकिन जरा सोचिए क्या पॉइंट नंबर 7 में ये नाम लिखा है जिससे हमने गुड्स उधार पर खरीदी? जवाब है इसका हाँ। तो गुड्स परचेज की गई हैं बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि, तो किसी भी हाल में परचेज तो डेबिट हो गई, परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा खर्चा बढ़ा, मैंने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, लेकिन पैसा भी दिया नहीं, देना बाकी है, लायबिलिटी बढ़ गई, ये मेरे क्रेडिटर हो गए। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या मैं यहाँ पर उसे क्रेडिट में लिखूंगा? क्या मैं क्रेडिटर लिखूंगा, इस शब्द यूज करूंगा? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि उस क्रेडिटर का मेरे पास यहाँ पर नाम दिया हुआ है, तो है तो ये रवि मेरा क्रेडिटर ही है, तो ये मेरी लायबिलिटी ही, लायबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन जब मेरे क्रेडिटर का नाम लिखा होगा तो माय डियर फ्रेंड्स उसका नाम ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? उस केस में उसकी कैटेगरी को लिखने वाले हम नहीं हैं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको मैं यहाँ करवा देता हूँ। लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विश्वास। अगर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम विश्वास, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गुड्स विश्वास से परचेज की। 10,000 रुपए की गुड्स थी, गुड्स हमने परचेज कर ली और यहाँ पर अब तो क्रेडिट लिखा ही नहीं हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स ऊपर वाले क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नाम तो लिखा है विश्वास का और कैश तो लिखा ही नहीं। अगर कैश नहीं लिखा तो इसका मतलब वो कैश पर नहीं है, करेक्ट? इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये नाम लिखा है और कैश नहीं लिखा, दो बातें होनी चाहिए, तभी आप उधार मानोगे। नाम लिखा है मगर कैश नहीं लिखा, इसीलिए उधार हमने माना। तो माय डियर फ्रेंड्स जर्नल एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू विश्वास। हमारी लायबिलिटी जो है वो विश्वास की तरफ बढ़ गई। सेम कारण, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है, हमने ये डेबिट कर दिया और विश्वास की तरफ मेरी लायबिलिटी बढ़ी, इसीलिए मैंने विश्वास को क्रेडिट कर दिया। नाम क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कैश शब्द यहाँ पर यूज नहीं किया गया और साथ ही साथ उस क्रेडिटर का नाम लिखा है। क्या ये बात सभी को अच्छी तरह क्लियर हो गई? सो माय डियर फ्रेंड्स ये था हमारा इसका काम। अब मैं पहुंचता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रानी वर्थ ₹20,000 आउट ऑफ विच 5,000 इज येट टू बी पेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक कुछ पैसा और देना बाकी भी है, कुछ पे भी कर दिया, लेकिन ये बात पक्की है ना कि परचेज हुई है, परचेज का मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ है। क्या ये बात पक्की है कि नहीं? बस ज़रा इसके बारे में मुझे बताइए। परचेज भैया पक्की है, टोटल हमने परचेज की है वर्थ ₹20,000। 20,000 का सामान हमने यहाँ पर परचेज किया, कुछ पैसा मैंने उसे कैश दे दिया तो कैश चला गया, और माय डियर फ्रेंड्स कुछ पैसा अभी भी देना बाकी है, लायबिलिटी अभी भी रानी की तरफ बाकी है। तो रानी मेरी क्या बन गई? रानी बन गई क्रेडिटर। तो लिखा गया है कि 20,000 का सामान खरीदा, 5,000 अभी भी देना बाकी है, यानी लायबिलिटी 5,000 की ही तो बढ़ी। लायबिलिटी मेरी रानी की तरफ 5,000 की बढ़ी, 20 में से 5 देना बाकी है, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ज़रूर ये हुआ कि हमने 15,000 रुपये उसे दे डाले, एसेट अपना रिड्यूस कर दिया। तो ये हो गई आपकी रानी वाली एंट्री, ये थी गुड्स परचेज्ड, एंट्री नंबर 9। हाँ जी, बात समझ में आई सभी को? अब मैं चलता हूं अपने अगले पॉइंट पर, और क्वेश्चन में लिखा है जी गुड्स बॉट फ्रॉम सरिता वर्थ ₹30,000 आउट ऑफ विच ₹20,000 इज पेड इन कैश। तो भैया 30,000 रुपये का सामान खरीदा, जिसमें से कैश कितना दे दिया है इस बार ये मालूम है,
यानी टोटल हमने जो खरीदा वो 30,000 का था, उसमें से 20 कैश दे दिया, यानी 10,000 देना अभी भी बाकी है। तो सरिता से उधार जरूर खरीदा हमने, 10,000 का उधार खरीदा, लेकिन 30,000 का टोटल सामान है, तो खर्चा तो मेरा पूरा 30,000 हो गया। दैट मीन्स परचेज अकाउंट को जो डेबिट करना है माय डियर फ्रेंड्स, वो 30,000 से किया जाएगा। इसमें से मैंने कैश पे कर दिया 20,000, 20,000 का मेरा एसेट यहाँ पर रिड्यूस हो गया, खर्चा मेरा 30 का बढ़ गया, और लिखा है जी अभी भी कुछ देना बाकी है। पैसा जिसको देना बाकी है वो लायबिलिटी उसी व्यक्ति की तरफ होगी। सरिता कौन है? सरिता मेरी क्रेडिटर बन गई, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होगी, और 10,000 का अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। ये अमाउंट मेरी लायबिलिटी के रूप में इंक्रीज हुआ। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? ये है पॉइंट नंबर 10, राइट। अब चलते हैं जी अपने अगले पॉइंट पर। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है जी कि गुड्स हमने खरीदी, गुड्स बॉट फ्रॉम सान्या वर्थ ₹30,000, जिसमें से 1/3 पेड इन कैश, 1/3 इज पेड बाय चेक, यानी पेमेंट दोनों हो गई है, कैश से एक चेक से, बट रेस्ट इज येट टू बी पेड टू सान्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए कि हमारा खर्चा टोटल कितना हुआ? ये पॉइंट नंबर 11 में माय डियर फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट का जो मेरा खर्चा है ये हमने इसे डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट का जो मेरा खर्चा है वो मेरा डेबिट हो गया है, वो पूरे 30,000 से डेबिट होगा, कंप्लीट 30,000 से डेबिट हो गया। और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मेरी जेब से चला गया 10,000 रुपये। और इसके अलावा कुछ पेमेंट मैंने चेक से की तो भैया बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया 1/3 यानी 10,000। और कुछ बचा हुआ पैसा अभी भी सान्या को देना बाकी है, वो कितना बचा? 10,000 रुपीज़। तो ये 10,000 की मेरी जो लायबिलिटी आ गई माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उसे भी यहाँ पर लिख दिया। ये मेरा टोटल का अमाउंट जो आपके सामने आया, ये क्या है? ये है मेरा परचेज का अमाउंट। ये सारी की सारी एंट्रीज हो गई कवर। लेकिन अब बात आती है दोस्तों परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? भाई मैंने जब परचेज की थी गुड्स, तो परचेज मेरा खर्चा था, बोलिए यस और नो। यानी परचेज के कारण मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए थे कि मैंने देखो 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया तो वो 10,000 का खर्चा बढ़ गया। लेकिन अगर मैंने उसमें से कुछ सामान जो ख़राब था वो रिटर्न कर दिया, या एज पर माई स्पेसिफिकेशन नहीं था मैंने उसे रिटर्न कर दिया, तो बताइए अब क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? वही जो मेरा खर्चा पहले था, क्या वो रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो खर्चा रिड्यूस हो गया। ये परचेज रिटर्न का है माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ जब परचेज मेरा खर्चा हुआ तो खर्चे को बढ़ने पर मैंने डेबिट किया। अब परचेज रिटर्न के कारण मेरा वही खर्चा रिड्यूस हो गया, तो खर्चा रिड्यूस होने पर तो क्रेडिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी परचेज रिटर्न होंगी वो बढ़ने पर क्रेडिट होंगी और रिड्यूस होने पर डेबिट होगी। परचेज रिटर्न जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। ये लॉजिक हमने यहां से सीख लिया। अच्छा, अब जरा सोचिए ये कौन सी परचेज रिटर्न है? वो गुड्स जो पहले आई इन, उसी को वापस भेजा जा रहा है, आउट किया जा रहा है। यही तो मतलब हुआ कि जिन गुड्स को पहले हमने गोडाउन में इन किया था कि भाई आने दो सामान, हमने अपनी शॉप में रख लिया था, वो परचेज करते वक्त इन हुई थी, लेकिन परचेज रिटर्न करते वक्त तो वो आउट हो जाएंगी। यानी हमारे हाथ से यहाँ से पैसा चला गया, अगर वो हमारे हाथ से गुड्स चली गई, और जो परचेज करते वक्त मैंने खर्चा बढ़ाया था, अब मैं उसी खर्चे को यहाँ पर घटा रहा हूँ। परचेज का खर्चा जब घटा तो गुड्स आर मूविंग आउटवर्ड्स। हमने जो रिटर्न कर दी गुड्स, रिटर्न जो की है दैट आर मूविंग आउटवर्ड्स, यानी बाहर जा रही हैं। इसीलिए परचेज रिटर्न का
दूसरा जो नाम है दोस्तों वो कहलाती है रिटर्न आउटवर्ड। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि गुड्स हमारे पास से बाहर जा रही है। अच्छा, अब कहानी हमारे सामने ही आ गई कि अगर मैंने गुड्स को रिटर्न किया तो मेरी गुड्स कम हुई। माय डियर फ्रेंड्स, ये रिटर्न अगर हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी लायबिलिटी भी तो घट गई। मैंने गुड्स उधार की थी, वो क्रेडिट परचेज ही रिटर्न हुई हैं। क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आई? वो क्रेडिट परचेज रिटर्न हुई है, यानी क्रेडिट परचेज रिटर्न हुई तो मेरी लायबिलिटी जो पहले परचेज के समय बढ़ गई थी, रिटर्न के समय वही लायबिलिटी घट जाएगी। यानी परचेज के समय मैंने क्या किया था? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही किया था हमने। लायबिलिटी बढ़ा ली थी, खर्चा बढ़ा लिया था, लेकिन अगर गुड्स रिटर्न हो गई तो हाँ जी, तो मेरी जो लायबिलिटी इन क्रेडिटर्स की तरफ बढ़ती थी वो लायबिलिटी भी घटेगी। मैं इस व्यक्ति को जिससे पहले मैंने मान लो 10,000 का सामान खरीदा था और अब मैं उसे 2,000 का सामान रिटर्न कर रहा हूं, तो क्या 2,000 से मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी कि नहीं? परचेज करते वक्त मैंने खर्चा बढ़ाया, लायबिलिटी बढ़ाई। माय डियर फ्रेंड्स, 2,000 का माल जब मैंने रिटर्न कर दिया, सामान रिटर्न कर दिया, तो 2,000 की लायबिलिटी भी रिड्यूस हुई। और ऐसी स्थिति में जो मेरी इस परचेज के कारण जो खर्चा 10,000 से बढ़ गया था, परचेज रिटर्न के कारण वही खर्चा 2,000 से रिड्यूस भी तो हो गया। यानी ऐसी सिचुएशन में जो हमारी जर्नल एंट्रीज आती हैं वो कौन सी होती हैं? लेट अस चेक दैट। वो जर्नल एंट्रीज जरा देख लेते हैं। यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सॉरी, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है ना बढ़ते समय। क्यों हुई? क्योंकि खर्चा घट गया। यानी अगर क्वेश्चन आ गया गुड्स रिटर्न्ड टू क्रेडिटर्स, तो भैया उधार पर सामान जो आपने खरीदा था वापस कर दिया, ये किसकी एंट्री हो गई? हाँ जी, ये आ गई गुड्स रिटर्न्ड टू क्रेडिटर्स, राइट। और अगर हमने कहा गुड्स रिटर्न्ड टू रवि, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी रवि नाम की लायबिलिटी घट गई, तो रवि को डेबिट कर दिया जाएगा और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी 2 एंट्रीज हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अगले सेशन में फिर से कुछ नया लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।